अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का। बहुत अहम दिन था आज और पाकिस्तान में हर जगह इंतज़ार हो रहा था कि वफाक की जानिब से ख़ास तौर पे क्या फ़ैसला आता है और सूबे भी उस पर किस हद तक जो है तैयार होते हैं। हम आहंगी बहुत ज़रूरी है वफाक और सारे सूबों के दरमियान, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के साथ जो एक महाजराई रही माजी में। आज एक खुशाइन बात है कि सूबा सिंध ने भी कहा कि हम फॉलो करते हैं कि जो वफाक जो है SOPs दे रहा है। कुछ गूंज थी कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कहीं लॉकडाउन मज़ीद सख्त ना लगा दिया जाए, लेकिन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सूरत हाल है हमारी उसे मुमकिन नहीं है। आज क्या हुआ ज़रा देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में NCC के इजलास में बड़े फैसले। मुल्क भर में मखसूस शोबों के अलावा तमाम शोबे खोलने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम ने बताया मुल्क में सयाहत को खोलने का फैसला किया है। हमारे ख्याल में टूरिज्म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज्म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोजगार टूरिज्म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर, जो एरियाज हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। वजीर आजम ने कहा पैसे वाले लोग लॉकडाउन के लिए शोर मचा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन ने निचले तबके को बड़ी तकलीफ पहुंचाई। पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। मैं जो चाहता था उस तरह का लॉकडाउन नहीं हुआ। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा वैक्सीन ना आने तक कोरोना जाने वाला नहीं, हमें कोरोना के साथ गुजारा करना है। अवाम जितनी एहतियात करेंगे बेहतर है। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग मुतासिर हुए। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं कि लोगों को हर वक्त पैसे दें। मुआशी हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। जो अगर कमाते नहीं थे तो उनके घर भूखे जाते थे, वो अपने घर वालों को खाना नहीं दे सकते थे। तो 2.5 करोड़ का मतलब, जब आप इसको एक घराने के ऊपर लेके जाते हैं, कमाने वाला जब अपने घर, जो अपने ख़ानदान को उनका देखभाल करता है, तो वो तकरीबन 12 करोड़ से 15 करोड़ लोग थे। वजीर आजम का कहना था कि टाइगर फोर्स को लोगों को शऊर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखी सूरत हाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची से, NA 247 से। आपको खुशामदीद कहते हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब। तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल हम भी रख रहे हैं और मास्क का भी इस्तेमाल जो है हो रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह हो। और ख़ास तौर पर जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जिनको डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखें। और हर ऑफिस के अंदर, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, मईशत का पहिया चलना भी ज़रूरी है, तो कोई भी ऑफिस है उसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे एंट्री से लेके एंड पॉइंट तक हर एक जो है वो अपना और अपने कुलीस का ख्याल रखें, क्योंकि उस जहां आप काम कर रहे हैं उसके बाद आपने अपने घर जाना है। और ये एक ऐसा मेहमान है कि जिसे आप खुद साथ लेके जाते हैं। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, चलें आगाज़ यहाँ से करते हैं। फरमाइए, वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो कैसा चाहते थे प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर का तो पहले दिन से कॉन्सेप्ट और स्टांस क्लियर था कि ये पाकिस्तान इतने सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और सॉफ्ट लॉकडाउन का नाम लिया गया कि इसको सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। सॉफ्ट लॉकडाउन से मुराद ये थी कि SOPs बने। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बंद हो सकती थी तो आपके चैनल्स बंद होना चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे बेइंतहा लोग काम करते हैं, मगर तमाम चैनल्स ने अपनी SOPs बनाई और उसको मैनेज किया।
इसी तरह तमाम ऑफिसेस ने, तमाम इंडस्ट्री ने, ताजिर हजरात ने, शॉपिंग मॉल ने SOPs के हिसाब से चलना है। आज भी प्राइम मिनिस्टर का यही स्टांस है। नहीं, लेकिन इसमें कुछ यानी ये इस जुमले में कहना है मैं जैसा लॉकडाउन चाहता था, इसमें कुछ एक मजबूरी नजर आ रही है क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि पंजाब आपके पास है, KPK आपके पास है, और उसने जो है वो सिंध को फॉलो किया और दुनिया भर में तारीफ हुई सिंध की कि सिंध जो है वो लॉकडाउन करने में सबसे आगे रहा, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है कोरोना वायरस जिस तेजी से फैलना चाहिए था वो नहीं फैला। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि जिस तेजी से फैलना चाहिए था उसका एक वक्त था। सिंध ने जो लॉकडाउन किया, जो बहुत सख्त लॉकडाउन था, जिसमें तमाम एसेंशियल सर्विसेज भी 24, 25, 26, 27 मार्च 4-5 दिन एसेंशियल सर्विसेज भी बंद हो गई, सप्लाई लाइन टूट गई, पोर्ट बंद हो गया था, फिर इंटरवीन करना पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर जो चाहते थे एक सॉफ्ट लॉकडाउन चाहते थे, चाहे वो तो तमाम सूबों में, मगर क्योंकि सिंध ने जिस तरह का यहाँ पे स्टेप्स लिए और शुरू में तो कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ा अच्छा लॉकडाउन है, मगर ये भी समझने की जरूरत है कि ये लॉकडाउन कब तक चल सकता है। क्या सिंध गवर्नमेंट को नहीं मालूम था कि इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इसकी कोई दवाई नहीं है? ये हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जब तक इसकी रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर जब ये सॉफ्ट लॉकडाउन हुआ और हमने बाजारों में रश देखा, लोगों ने SOPs पर अमल नहीं किया, तो आप खुद जानते हैं कि ये तादाद कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, केसेस की भी और अमवात की भी पाकिस्तान में। देखिए ये तो बढ़ेगी, तादाद भी बढ़ेगी, अनफॉर्चुनेटली अमवात भी बढ़ेंगी। हमने ये देखना है क्या कोरोना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी बीमारियां हैं, जितनी मईशत की बदहाली है वो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती होती है जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं रहा ना। हम प्राइम मिनिस्टर ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, सूबाई गवर्नमेंट ने भी जो कहा है लोगों को कि आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आज मैं आया, मैं मास्क पहन के आया, अपना सैनिटाइजर लेके आया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूँ, इस तरह मैं अपना, देखिए वी हैव टू लर्न टू लिव दिस कोरोना वायरस। इशू ये है कि जिस वक्त आपको कराची, जब आपने कराची को पैरालाइज कर दिया तो सारी मईशत बैठ गई। आप देखें कि आज का जो नंबर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है 30% रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, लेस रेवेन्यू। इसका मतलब है जो हमारे टारगेट थे 5। मैं इस तरफ आता हूँ, कराची के मौजू पर आता हूँ। हमारे साथ ओवैस शाह मौजूद हैं जो कि वजीर ट्रांसपोर्ट सूबा सिंध हैं, और जब बात की जा रही है कि जनाब सब चीज़ें ओपन हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में हो गई है, तो सिंध में ट्रांसपोर्ट ओपन नहीं हो सकी। वैसे ही ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, लेकिन ज़रूरी है कि अगर आप सब चीज़ें ओपन कर रहे हैं, दफातर ओपन कर रहे हैं, तो गरीब आदमी जिसकी बात की जा रही है कि उसके लिए सब कुछ मईशत ओपन हो रही है, वो अपने दफ्तर तक जाएगा कैसे? तो ये ऑनलाइन सर्विस और ट्रांसपोर्ट जो है शाह साहब कब खोलने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी जहाँ तक ऑनलाइन सर्विसेज और बसेस, इंट्रासिटी बसेस और इंटरसिटी बसेस का ताल्लुक है, तो आज NCC की मीटिंग में मैं खुद उसमें था, तो जो डिस्कशन हुआ उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से भी मेरी तवील मुशावरत के बाद कल हमने ट्रांसपोर्टर्स को सबको मीटिंग की दावत दी है। ठीक है। और कम हम लोग इंशाल्लाह इस फैसले पे शायद परसों या उसके परसों शाम तक हम सेक्टर वाइज पहले इंट्रासिटी बसेस को, फिर ऑनलाइन सर्विसेज को, देन इंटरसिटी बसेस को सेक्टर वाइज विद SOPs। क्योंकि मैं एक बात और भी बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने SOPs 1 महीना पहले बनाई थी ये ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत के साथ जी, तो कुछ हजरात ट्रांसपोर्टर हजरात कोर्ट में भी गए थे। तो आज वो कोर्ट में जब केस स्टार्ट हुआ तो उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट ने एक चीज कही कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के SOPs हैं आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस वक्त जिस तरह के हालात हैं ये SOPs इस हालात के हिसाब से बहुत अच्छे बनाए गए हैं। आपको खुद को भी बचाना है और आवाम को भी बचाना है। सर ये ओवैस साहब आपको हमसे ज्यादा मालूम होगा, और वो अलग बात है कि उस पर अभी तक उसका मर्ज का इलाज जो है वो नहीं किया गया, ट्रांसपोर्ट का जो करना चाहिए था। कि जो सूरत हाल है, खासतौर पर कराची की बात कर ली जाए तो यहाँ बसों में लोग छतों पे सफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बहुत बुरा हाल है, जितनी बसें होनी चाहिए वो नहीं है, नकारा बसें हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर SOPs पे कैसे अमल होगा? सीट बाय सीट या एक सीट को छोड़ के लोग कैसे बैठेंगे? देखिए मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि ये जो भी SOPs हमने बनाई हैं ये ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस की अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे साथ। तो मुझे कुछ जरा SOPs जरा बता दो, कुछ जरा शेयर करना चाहेंगे कुछ SOPs? बिल्कुल आपके साथ जो इंट्रासिटी बसेस की हैं कि अगर इंट्रासिटी बसेस जो हैं वो रोजाना उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिसइंफेक्ट करेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम मॉनिटर करेगी कि वो सुबह चलने से पहले डिसइंफेक्ट होंगी। क्योंकि आपको पता है कि आज NCC में दौरानिया जो है लॉकडाउन का वो 5 बजे से 7 बजे तक कर दिया गया, ये 7 बजे होगा।
तो वो ऑब्वियसली 7 बजे तक ही चलेंगी। दूसरा, ड्राइवर्स और कंडक्टर हजरात जो है वो हैंड ग्लव्स और मास्क उनको लाजमी है कि उनको प्रोवाइड करना है बस मालिकान ने। और वो पैसेंजर्स जो बगैर मास्क के बस में ट्रैवल करना चाहेंगे उनको ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। और वो भी पैसेंजर्स का ख्याल रखा जाए कि जो खांस रहे हैं या जिनको फील हो रहा है कि वो उनका टेम्परेचर है उनको भी पहले देखिए, ये सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी पड़ेंगी। एसओपीज मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नहीं सर, मुझे करना बताएं ना, हमें एक बस में सवाल जो है। गैप्स हैं वो कितने होंगे? मतलब 2 सीट फॉर 1। 2 सीट फॉर 1, ठीक है। जी, 2 सीट फॉर 1। तो अब देखिए, हमने आपने ये देखा कि पिछले जब से लॉकडाउन में नरमी की गई तो एसओपीज आपने देखे कि अगर चारों सूबों को हम कंपेयर करें तो फिर भी थोड़ा बहुत जो इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है वो सिंध में हुई, और विजिलेंसी भी सिंध ने दिखाई है नहीं जी, कि ये तो जिसने बिल्कुल। एसओपीज को फॉलो नहीं किया तो उनकी फैक्ट्रीज भी सील की गई, उनके दुकान भी बंद किए गए, उनके शॉप्स को भी सील किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। ठीक है। अब देखिए, हमारे लिए वाकई ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं, हम आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं। अब जबकि एनसीसी में भी एक फैसला हो गया है, वहां पे भी चीजें डिस्कस हुई हैं, तो जरूर इनको कल मुशावरत के बाद हम परसों एक मिनट होल्ड करेंगे, ओएस साहब होल्ड करेंगे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ट्रांसपोर्ट जी, पहला तो सवाल ये है कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट ये खोलने जा रहे हैं। विद इन सिटी क्या होगा कराची शहर में, ठीक है। और कराची शहर में कितनी बसेस की तादाद थी एक आज से कुछ साल पहले 27,000 बसों की जरूरत थी। आज के दिन कितनी बसें हैं, और जो बसें हैं उसमें ओवर फ्लो हो रहा है, छतों पे भी बैठ के जा रहे हैं। हमने तो ये देखा है, जो ये लॉकडाउन इन्होंने पहले किया, बड़ी सख्ती की, नाके लगा दिया, पुलिस खड़ी थी हर जगह, कहीं से गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और जैसे इसको सॉफ्ट किया तो उसके बाद इनके सारी पुलिस हट गई है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, तमाम पुलिस हट गई है। लॉकडाउन को टोटल आजाद कर दिया। एसओपीज अगर ताजिर हजरात ने एसओपीज भी बनाई है तो उसके अमल कौन कराएगा? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कराएगी ना। मेरी तो समझ में नहीं आता, ओवैस साहब ये कह रहे हैं कि हमने एसओपीज बना दी, वो एसओपीज कहाँ है? एक और दूसरा ये उस पर अमल कैसे कराएंगे? आज तक आपने बसेस की फिटनेस सर्टिफिकेट तक तो है नहीं, जिस किस्म की हमने कराची शहर में जो हमने बसेस की तादाद देखी है, और दूसरा उनकी कंडीशन पैथेटिक कंडीशन, उसमें आदमी चल नहीं सकता। आपने भी ये बात जी बिल्कुल। तो ये फरमाएं कि कितनी बसेस हैं कराची में, और अगर ये जो 7 बजे की बात की जा रही है तो अगर 7 बजे कराएंगे उसे अपने स्टॉप पे पहुंचना होगा, अगर वो कहीं दरमियान में है, कहीं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची है, मिड ऑफ द सिटी है, तो वो कैसे जो है उसको रोका जा सकेगा? जी वो सब बोलना चाहा, लेकिन आप मुझे बोलने ही नहीं, फरमाइए। मेरे भाई जो बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, पुलिस ने खुला छोड़ दिया, अगर इस बात पे जाना चाहते हैं तो मैं लॉकडाउन का जब से शुरू हुआ, अगर तब से मैंने डिटेल बताना शुरू की तो इनको कहीं बात करने की जगह भी ना मिले। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि लॉकडाउन पीएम चाह रहे थे, कि पीएम साहब का तो मौक़िफ़ ही कुछ और था, वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे थे। बल्कि ये इस तरह क्यों नहीं कहते कि पीएम साहब तो पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन तो कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, छोड़ दें कोरोना को, कोरोना पाकिस्तान में नहीं आएगा। अल्फाज की बात कर रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं, सो आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं तो मजा आएगा। हम वीजा नहीं देंगे लॉकडाउन कोरोना को यहाँ पे आने के लिए। देखिए, वजीर आजम साहब ने जो पहले दिन से इकदाम उठाए हैं और आज तक जो वो कह रहे हैं, जो आज एनसीसी की मीटिंग में उन्होंने कहा है, देखिए माफ कीजिएगा, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिस तरह लॉकडाउन को ईज तब किया गया जब उनका ग्राफ नीचे आ रहा था। अगर आप दूसरे मुल्कों की बात कर रहे हैं लॉकडाउन की, तो उनका लॉकडाउन और सिंध के लॉकडाउन में हमने उनको बिल्कुल उनके कॉपी किया, उनके करने की कोशिश की कि हम लॉकडाउन इस तरह लगाएं कि केसेस को हम इसको रोक सके, केसेस की इंक्रीज को। आपने लॉकडाउन जब एनसीसी ने पिछली दफा खुलवाने का कहा तो अंदाजा करें, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट कर लें, जब रमजान शरीफ में लॉकडाउन में आपने नरमी करवाई, साहब अगर आप मुतमईन नहीं है तो सुबह खुद मुख्तारी आप स्टैंड लें, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला आप कहें कि हम जो है सख्त लॉकडाउन कर रहे हैं, अब तो केस बढ़ रहे हैं, हमें अब सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट नहीं खोलनी चाहिए। देखें, आप सुबह खुद मुख्तारी है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को क्या कहेंगे कि जो फैसला आया कि कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए और सब लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज भी किया। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं तो भाई को सारी चीजें वक्तन फवक्तन सारी गिनवा रहा हूँ। आप अभी सब्र करें, मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि 7 मई को इससे पहले एनसीसी की मीटिंग हुई। देखिए, एनसीसी बनाई इसलिए गई है कि उस पर सारे मुल्क में कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सके। 7 मई को जो इन्होंने मीटिंग की उसमें भी मैं मौजूद था खुद,
मेरे ख्याल से मेरे भाई उसमें मौजूद नहीं होंगे। उसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बातें कही, जो लिस्ट जारी की गई कि ये ग्रे एरियाज है, इनको बंद रखा जाए 31 मई तक, मींस कल तक, और ये चीजें ओपन की जाएं। और उनकी सबसे बड़ी वायलेशन, वजीर आजम साहब की बात की वायलेशन केपीके ने, पंजाब ने और बलूचिस्तान ने कर दी। अब मुझे ये बताया जाए कि सिंध तो फिर भी अपनी बात पे खड़ा रहा कि भाई अगर आप लोग पहले तो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है। ठीक, अच्छा मैंने आपसे सवाल किया है ना, ये इल्जाम बड़ा इल्जाम तो ठीक होता रहेगा। आप ये बताइए कराची में कितनी बसें हैं, कराची में कितनी बसें हैं, और 12 साल में कितनी बसें लेके आए, और आप माजी चले वो जो बसें नहीं आई, वो जो बुरा हाल है वो सबको मालूम है ट्रांसपोर्ट का, लेकिन अभी कराची में कितनी बसें हैं, और क्या ये मुमकिन है कि वो शहर जिसमें लोग छतों पे, बसों की छतों पे सफर करते हैं, कोई लोकल ट्रेन नहीं है, कोई मेट्रो नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें 2 सीट पे 1 पर्सन कैसे बैठ सकेगा? मेरे भाई, आपकी बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बिल्कुल ठीक है। मैं केपीके का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं हूं, या पंजाब का नहीं हूं, या बलूचिस्तान का नहीं हूं जो आपको गलत बात करूं या बात करके उससे यू टर्न ले लूं। बिल्कुल आपकी बात। साहब, आपने 4 मिनिस्टर ने यू टर्न लेते रहे हैं, 12 साल में एक बस नहीं लाए। आपके नासिर हुसैन शाह 4 दफा कामरान खान साहब के शो में बैठ के मैं 10-3,000 ला रहा हूँ, 2,000 ला रहा हूँ, 1,000 ला रहा हूँ। हर साल तो आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बदल जाता है। आपने लाए क्या आपने? जी फरमाए, वो सब जवाब दें। देखें इस वक्त बिल्कुल कराची जो इतना बड़ा शहर है, इसको बड़े प्रोजेक्ट मिलने चाहिए थे। ठीक है। मैंने 2 साल पहले जब टेक ओवर किया, जब मैंने ओथ लिया, तो मुझे पता चला कि मेरे इस डिपार्टमेंट में जितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेडरल फंडेड हैं। अच्छा, अभी सर वो तफसील में नहीं जाते हम, ये फरमाएं कि अभी क्या करने जा रहे हैं? अभी ये मुमकिन है कि आप समझ रहे हैं सुबह पे अमल हो जाएगा? बिल्कुल मैं ये भी अच्छा, ऑनलाइन सर्विस का बता दें, ऑनलाइन सर्विस का बता दें, जो खासतौर पर गाड़ियों की सूरत में है या बाइक की सूरत में हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, बाइकिया है, मुख्तलिफ नाम है, अगर किसी का नाम लूं तो बुरा लगेगा, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज में सब कवर हो जाती हैं। वो इंशाल्लाह हम विद इन 2 डेज खोल देंगे, सेक्टर बाय सेक्टर। जिस तरह कहा कि हम बसेस, ऑनलाइन सर्विसेज, लेकिन हाँ इंटरसिटी बसेस में और इंटर प्रोविंशियल बसेस में हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वो बैन सूबाई जो चीजें हैं उसमें हमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। ये ना हो कि एक तकरीर पे हमने हामी भर के खोल दी सारी ट्रांसपोर्ट और फिर आज तक वहां से झगड़े सुनाई दे रहे हैं कि एसओपी मोटरवे की दूसरी है, इस्लामाबाद की दूसरी है। नहीं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं इस फैसले पर जो प्राइम मिनिस्टर ने आज लिया है, तो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करें कि भाई हमारा ये हमने बहुत सी जगहों पे अपने वाज़ेह मौक़िफ़ रखे हैं, हमने बहुत सी जगहों पे अपने एतराज़ात रखे हैं, हमने बहुत सी जगहों पे ये पॉइंट आउट किया है कि ये काम करना ठीक नहीं है। लेकिन फिर अगर कोर्ट, कोई ऑनरेबल कोर्ट कोई डिसीजन लेती है और उसके बाद हमें मजबूरन वो चीजें करनी पड़ती हैं, उसके पहले अगर डिसीजन आता है कि सबको मिलके चलना है, तो हम भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं तो हम वफाक की खिलाफवर्जी हम भी नहीं चाहते। ये आप चाहते नहीं है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप जो है वो सिंध के पास चॉइस, आप सिंध की चॉइस की बात ना करें। अगर आप सिंध की चॉइस की बात कर रहे हैं, लोगों को राशन कैसे देंगे, लोगों को रोजगार कैसे देंगे, लोगों की जो बेरोजगारी हो गई कैसे रुकेगी? सोलो प्रोग्राम नहीं है, आपके साथ तो पूरा बैठेगा। ठीक है, थैंक यू ओवैस शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। फिर आफ्ताब सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। ओवैस शाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हमारे साथ थे लास्ट सेशन में, और सिंध के लिए ये एक बहुत से लोग जो मुतालबा कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है कि ऑनलाइन चाहे ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो वो ओपन होने जा रही है। लेकिन उसके लिए SOPs आप क्या समझते हैं? आफ्ताब सिद्दीकी साहब MNA PTI हमारे साथ मौजूद हैं, किस हद तक अमल हो सकता है? वैसे ओपन होना, क्या ओपन होना भी ज़रूरी है और अमल क्या मुमकिन हो सकेगा उस पर? देखिए, ओपन तो होना चाहिए। ठीक है, और ये तो किसी को भी नहीं मालूम ये लॉकडाउन या ये वायरस का जो है ये पेंडेमिक कब तक चलेगा। ठीक है, वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो एक्सपेक्टेड है वो इस साल के एंड तक। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि तमाम बिजनेसेस 1 साल के आखिर तक बंद कर दें और घरों में बैठ जाए। ये जितने गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की, इनको तनख्वाहें आ जाती है महीने में। वो गरीब आदमी क्या करेगा, जो डेली वेजर का है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाला है। ट्रांसपोर्ट का जो इशू है जिसमें, क्योंकि हम देखते हैं खासतौर पर कराची में लोग छतों पर बैठ के जा रहे होते हैं,
तो ग्रीन लाइन भी अगर जितनी जल्दी ओपन हो जाए तो कुछ, ताकि वहां पे कुछ सपोर्ट मिल जाए लोगों को। देखिए public ग्रीन लाइन transport। के साथ जो 6 फ्लाईओवर थे वो जो हमने स्टार्ट किए थे वो तो ओपन हो चुके हैं। ग्रीन लाइन का फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट है वो अभी ईद से 2 दिन पहले साइन किया सिंध गवर्नमेंट ने। ठीक। अब वो टेंडर होने जा रहा है 80 बसेस। इसी तरह 80 बसेस को कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया, या इसके लिए अलग सेपरेट बजट आया। ठीक है। जैसे बसेस आएंगी ग्रीन लाइन ऑन हो जाएगी। इशू ये है कि पिछले 12 साल में सिंध गवर्नमेंट ने 10 बसें लेके आई थी और 10 में के 10 वो खत्म हो गया, अब तो एक बस भी नहीं ठीक है। है। सिंध गवर्नमेंट का जो इशू है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने एसओपीज बना ली, 3 महीने के बाद एसओपीज बनाई। ठीक। आज जैसे ही ये लॉकडाउन का सॉफ्ट लॉकडाउन करने का अनाउंसमेंट हुआ और ट्रांसपोर्ट चला, आपके पास तो एसओपीज तैयार होनी चाहिए थी। रात को 9 बजे बुलाते ट्रांसपोर्टर को, उनको देते एसओपीज, उनको बताते, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। ये तो वो तो बता रहे हैं तैयारी है बहुत पहले से। कल से ऑन कर देते। अभी भी ये कल बुलाएंगे, निगोशिएशन होगी, एसओपीज क्या होंगी। उसमें ये था कि जो कंट्रोल कौन करेगा? असल चीज। ट्रांसपोर्टर्स थे वो हामी नहीं थे इनके बॉस एसओपीज के, तो उस पर कल एक डायलॉग होगा और उम्मीद है कि परसों से open हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं और बहुत से हमें issues जो हैं। नजर आता है ना जी, सिविल जी। फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो जहाज का हादसा हो, उसमें भी हमने जो देखा सिंध गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर के यू से जो टेस्ट हो रहे थे उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे 21 दिन में आएगा, 3 हफ्तों में, जबकि वही टीम फोरेंसिक डीएनए की टीम जो लाहौर से आई 51 सैंपल्स लेके गए और उस सैंपल्स का प्रोफाइल बनाया। उसके बाद जो रेफरेंस सैंपल्स आ रहे हैं 10 से 12 घंटे में उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी मैं खुद भी होके आया हूं, तो जो काम 21 दिन में हो रहा था 2 दिन में ये काम हो गया। तो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। लोग परेशान हैं, परेशान हैं, चिल्लाते रहे, जो परेशान फैमिलीज थी, जो शहीद थे उसके फैमिलीज जो थी, कितनी वीडियोस वायरल हुई, मैं कितने खुद भी लोगों ने जो है, involved क्योंकि लोगों को पॉइंट नहीं पता था कि हम कहां जाके पूछें और कहां जाके जो मालूम करें कि हमारा प्यारा जो है बॉडी कहां से मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारा भी पॉइंट ठीक है। है। ईदी जाते थे वहां परेशानी होती थी, छिपा जाते थे वहां परेशानी होती थी, सिविल हॉस्पिटल। ये तो शुक्र है कि हम कराची के सारे एमएनए एमपीए से एंगेज थे। प्राइम मिनिस्टर ने पूरे दिन फॉलो किया हमें। नहीं वो देखिए, ये तो आप भी तो प्रोग्राम यहाँ बैठ के कर रहा होता है, सारी दुनिया को प्रोग्राम जा रहा होता है। अगर वो कहीं पे भी जा रहे हैं, ये आप लोग जाती होती है। नहीं, ये आप जाती करते हैं, कहीं से भी कर रहे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो फॉलो कर रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट ये सवाल उठा रही है कि भाई ये फरवरी के लास्ट वीक में पहला केस आता है, 26 फरवरी को पहला केस थी कराची के अंदर आता है। मार्च का पूरा महीना गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, इवन जून आ गया। प्राइम मिनिस्टर जो पंजाब भी गए, केपी के भी गए, बलोचिस्तान भी गए, और उसके बाद ये इतना बड़ा जो है वाकया भी हो गया कराची में, जो तैयारा हादसा जो है। तो क्या यहाँ नहीं आना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल आ रहे थे। आपको गवर्नर साहब को कोरोना हो गया, उसकी वजह से वो नहीं आ पाए, फिर ईद हो गया, वाकया हो गया। अब मेरा नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। ये वजह जो मुनासिब नहीं है, आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। अच्छा, जाहिर 17 दिन वो आइसोलेशन में है गवर्नर सिंह, इमरान इस्माइल साहब 17 दिन, फिर 2 दिन और उन्होंने रेस्ट किया, तो 19-20 दिन का तो ये वक्फा आया है। ये मैं खुद भी गवाह हूं, इसलिए कि मैं जब इस्लामाबाद गया, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग भी हुई, वो कंफर्म था कि फ्राइडे को आना, उससे पहले इनको थर्सडे को ये हो गया। बिल्कुल उनका ड्यू है, वो आ रहे हैं। आज भी गवर्नर सिंह, इमरान इस्माइल, असद उमर, प्राइम मिनिस्टर की कराची के हवाले से मीटिंग हुई है। ठीक है। दूसरा आप ये देखें कि आपने नाज़रीन को बताइए कि हर एमएनएस को कराची के और पाकिस्तान के 15 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं, जिससे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। 18-19 का काम इस जून में खत्म हो जाएगा, 19-20 के, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत की दी है कि ईमानदारी से ये काम जो हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है हल्कों में, और लोग बहुत ज्यादा खुश भी है। तो जो कराची के डेवलपमेंट के हवाले से बात होती थी, वो डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आपने खुद, आपके चैनल ने दिखाया, मैंने खुद एक रोड का इफ्तिताह किया लायंस एरिया का। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना शुरू हो गए। मेरा सवाल, बड़ा मसला पानी का मौजूद है, और आपके हल्के के अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो और हल्के हैं उनमें भी मौजूद है। और ये मसला जो है, पूरी ईद जो है लोग रात भर टैंकर्स माफिया जो है उनकी लाइनों में लगे रहे, फिर भी लोगों को पानी नहीं मिला। रिजवान, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये आपने कई प्रोग्राम किए, और मेरा तो टॉपिक ही हमेशा से कई फोर्थ कर रहा है, बीइंग इंजीनियर। और आप देखें जिस तरह 12 साल में कोई एक बस नहीं आ पाई, इसी तरह 12 साल में एक बूंद कराची को पानी की नहीं मिली। इंडस्ट्री बंद थी, रेस्टोरेंट बंद थे, के मंसूबा फेडरल के हाथ के अंदर है, उसमें गलत बात कर, नहीं, ऐसा नहीं है। फेडरल और सिंध गवर्नमेंट का अलायंस था इसके ऊपर कि 50% फेडरल पेमेंट देगी और 50% सिंध गवर्नमेंट देगी। फेडरल ने अपने हिस्से का 12.1 बिलियन दे चुके हैं, और उसके बाद ये टेक्निकल ग्राउंड, क्योंकि टेक्निकली सिंध गवर्नमेंट ने मैनेज करना था, हैंडल करना था, इसकी एग्जीक्यूशन को, इसकी डिजाइन को, इसके रूट को, इसके अलाइनमेंट को।
टेक्निकली फेलियर का शिकार हुआ है। मेरे इलेक्शन हुआ था 21 अक्टूबर को, आपने भी उस वक्त भी प्रोग्राम किया था, उसके बाद भी लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम किया, तो मैं तो उस वक्त से कहता रहा हूँ कि टेक्निकली ये फेलियर है ये मंसूबा। हम तो सिंध गवर्नमेंट से पूछे ना, फेडरल से आपको क्या चाहिए, आपने क्या फेडरल से कोई रिक्वायरमेंट दी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये सपोर्ट चाहिए, तो फेडरल ने अगर मना किया होता तो बात है। इस वक्त कराची के सारे एमएनए एमपीएस एक बात पर मुत्तफिक है। हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि यहाँ पे फिरदौस शमीम साहब भी कहते आ रहे हैं, जो यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरह का करबा परवेज यहाँ पे सिंध में चल रही है, 149(4) का इतलाक होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं तो 235 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगानी चाहिए, क्योंकि कराची के लोग तरस रहे हैं पानी को, ट्रांसपोर्ट को, सिंध के लोग तरस रहे हैं इलाज को, तालीम को। कुत्ते के काटने से जो हादसा हो रहा है, जिस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं, अभी एक वीडियो रिसेंटली आई है। कोरोना से तो जरूर बचाना है, बिल्कुल बचाना है, सारी कौम मुत्ताफिक है। क्या बाकी बीमारियां नहीं है शहर में, कि बाकी जो 12-15 हजार ऑपरेशन, 14 सीटें आपके पास हैं, तो बड़ी जिम्मेदारियां जो है बनती है। जो सिंध गवर्नमेंट है वो जिम्मेदारी तो 18 अमेंडमेंट के बाद फेडरल नहीं उठा सकती ना। आपके हॉस्पिटल में सर्जरीज रुकी हुई हैं, ब्लड का थैलेसीमिया का पेशेंट जो है वो उनका इलाज नहीं हो रहा। पाक आप क्यों नहीं खोल रहे? जब पंजाब में खुल सकते हैं तो आप यहाँ पे भी खोल सकते हैं। आधी बीमारी वॉक करने से बेहतर हो जाती है। वापस हम कोरोना की तरफ आएंगे, थोड़े से जरा डोमेस्टिक मसाइल की तरफ चले। और टाइगर फोर्स जो है वो क्या कर रही है, क्या कर सकती है, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर जिक्र किया। उसके अलावा डॉक्टर कैसर सज्जाद भी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। आफ्ताब सिद्दीकी साहब एमएनए पीटीआई हमारे साथ हैं, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद ने, सेक्रेटरी जनरल पीएमए। आफ्ताब साहब पहला फरमाइए, टाइगर फोर्स जो है, क्योंकि इसके नाम पर भी एतराज़ हुआ, और लेकिन उसके बावजूद जो है इसका वर्क सामने आना चाहिए था। सिंध में गवर्नर साहब को जो है उसका इंचार्ज बनाया गया, और मैं देख रहा था आप भी उनके साथ थे, जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, चीज़ें हुई, लेकिन ये कहीं कुछ नज़र आ नहीं रही। लोग बोल रहे हैं टाइगर कहाँ है ये? अच्छा, टाइगर फोर्स के पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। ये एक रजाकार फोर्स है, और इसमें जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इसमें पीएचडी भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एमबीए भी हैं, बीए भी है, सब मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड लोग भी। और ये पॉलिटिसाइज हो नहीं सकता, क्योंकि एक नाम की वजह से खाली हुआ कि नाम जो रखा है इनका, तो मगर नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम से बहुत कुछ होता है, नाम ही तो सब कुछ होता है। तो क्या पीपुल्स फोर्स बना देते हैं, पाकिस्तान का प्रोग्राम देखें। अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम लिया एहसास के नाम चलाए, कहीं इमरान खान के नाम नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, और आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। इससे पहले आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोग जो एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं, लोग जो नहीं मान रहे हैं ये बात, तो इसमें टाइगर फोर्स जो है कुछ हेल्पफुल साबित होगी। मेरे हल्के से 3400 मेंबर हैं टाइगर फोर्स। ठीक है, अब उनका जो काम असाइनमेंट दिया गया है, सिंध में तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने माना कर दिया, बाकी सूबों में तो काम कर रहे हैं वो लोग, गवर्नर साहब के थ्रू होगा। जो हमारी इनिशियल मीटिंग हुई जिसमें यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को वो देखेंगे कि वहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो रही, वहाँ पे लोगों को सही मिल रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों में जाके और एसओपीज पे अमल करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर का विजन काम आया है। इसमें विजनरी लीडर तो है ही वो जाहिर है कि एक डिजास्टर जो आते ही रहते हैं ना, कभी फ्लड आती है, कभी जल्दा आता है, उसके लिए एक फोर्स तैयार की गई है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल। आपके जो यूथ पार्लियामेंट के लोगों ने भी अप्लाई किया वो है, मैं जानता हूं कई लोगों को, बिल्कुल बहुत नौजवान, बड़ी तादाद में नौजवान है ना, और मुल्क की खिदमत भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, ये फरमाइए कि प्राइम मिनिस्टर के आज आपने सुना होगा उनका, उन्होंने जो इजहार ख्याल किया, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुल्क जिसके जो माशी चैलेंजेस हैं उसमें उन्होंने खुद फरमाया कि कितना कैश जो गवर्नमेंट दे सकती है, और उसमें कंपैरिजन देखें कि 3000 अरब डॉलर जो अमेरिका खर्च कर रहा है, जबकि हमारे पास सिर्फ 8 अरब डॉलर का बजट है जो इस पर मुख्तस किया गया है, और जो 12,000 रुपये दिए गए वो भी जो है वो 4 महीने के थे, जो अब दोबारा उसका टर्न नहीं आ सका। जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन था जो वो भी एक फैमिली के लिए ज़्यादा 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए था, उसका भी टर्न जो है लोगों तक नहीं आ सका, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो लोग बहुत मुश्किल के अंदर है। ये ज़रूरी है कि ये चीज़ों को ओपन किया जाए। तो आप मुत्तफिक हैं आज जो फैसला हुआ है कि जनाब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चीज़ें ओपन रहेंगी, हफ्ते में 5 दिन जो है काम होगा, और ट्रांसपोर्ट भी खुलने जा रही है? बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। बात ये है कि देखिए
शुरू दिन से जो हम डिमांड कर रहे थे वो तो नहीं हो पाया। अब वो हर चीज का एक वक्त होता है, वो वक्त गुजर गया कि आप किसी को अब लॉकडाउन करें या उसको घर पे बैठाएं। अब लोग वो वाला टाइम अब खत्म हो चुका है। लिहाजा और वजीर आजम साहब जाहिर है पूरे पाकिस्तान को वो देखते हैं और उनके साथ पूरी टीम है और उनकी जो मैं कहता हूं कि वो बड़े कैनवस पे देखते हैं। तो जाहिर है जो भी देखते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम को बीमारी से भी बचाए और जो उस दौरान माशी प्रॉब्लम होता है। तो यानी आप मुतमईन हैं जो ये फैसला आया है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और उन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर्स एसोसिएशन से मुलाकात करेंगे। जी नहीं देखिए मेरी बात सुने, पूरी बात होने दे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। जी मैं फास्ट चलता हूं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह के आप बरी जुमा नहीं हो सकते कि आप ये कह दें कि अब अवाम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और अपनी अवाम जो है वो सारी चीजों को खुद देखे। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि आफ्ताब भाई भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ रोडों पे कितने लोग कानून को फॉलो करते हैं, कोई नहीं करता। लिहाजा मैं समझता हूं कि जब तक इस पे कोई ऐसी सजा या फाइन या किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा कि बगैर मास्क के कोई बाहर ना निकले, सोशल ये लाजमी वफाक की तरफ से तो लाजमी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद पे जो है इस पर बहुत ज्यादा अमल हो रहा है, वहाँ पे जुर्माना लगा भी दिया गया है। बाकी सूबों को भी इस पर इम्प्लीमेंट करना होगा और उन्हें भी जुर्माने लगाने होंगे। बिल्कुल ऐसे कुछ पर जो नहीं करेगा उनके खिलाफ करार देने से तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होता। राजनीति तो बहुत कुछ करार दिया गया है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि क्या रोड पे गाड़ी सही चल रही है, लोग सही चला रहे हैं। मैं आफ्ताब भाई से इस पर कमेंट ले लूं जरा इस पर। जी फरमाएं आफ्ताब साहब। ये देखिए डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। मगर एक पॉइंट जो है बड़ा स्ट्रांग वो ये है कि हम सबकी ख्वाहिश है कि लॉकडाउन हो और लोग एसओपीज पे काम करें। लॉकडाउन के लेवल से अब हम गुजर चुके हैं, लॉकडाउन ना हो मकसद। हाँ अब हम उससे निकल चुके हैं। ठीक है ना, सारी दुनिया में अब लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं। आप देखें अमेरिका जैसे कंट्री में अभी वो जो राइट्स हो रहे हैं, हजारों लोग तमाम स्टेट्स में 40 स्टेट्स इसके वजह कुछ और निकलने की, लेकिन लोग निकल रहे हैं। अमेरिका में इतने इस तरह के जो ना राइट्स नहीं हुए, बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। क्या उन्हें नहीं खौफ, पढ़ी लिखी कौम है कि वहां पे भी कोरोना हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हर इदारे को, हर आदमी को एसओपीज पे काम करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में और ये लोगों को हम भी मुसलसल समझा रहे हैं कि भाई ये आपके फायदे के लिए बात है। जी हाँ डॉक्टर कैसा सजा साहब, मुझे मेरी भी वही है जो डॉक्टर कैसा सजा साहब की है, प्राइम मिनिस्टर की भी है, मगर हमारे ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। हम कच्ची आबादी है, हमारे कराची शहर को देखें 40% हमारी कच्ची आबादी है। वहां पे तो डॉक्टर साहब अगर मेरे साथ जाएं तो देखेंगे कि वहां तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। उस वक्त भी जिस वक्त बहुत सख्त लॉकडाउन था और आज भी कोई मानने। अब ये है क्योंकि अब पहले खबरें नहीं आ रही थी और हमसे भी एक सवाल किया जाता था कि भाई आपके जानने वाले में से किसी को जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, और ये सवाल हर एक को किया जा रहा था। तो किसी के जानने में नहीं हो रहा था तो इसलिए लोग समझ रहे थे हकीकत नहीं। लेकिन अब जो है आपके रेफरेंस में आपकी जान पहचान में टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, लोग निकल रहे हैं, इवन लोगों की डेथ हो रही है। डॉक्टर कैसे सजा साहब, एक बहुत ही एक भयानक इशू है कि जिस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं और मुझे कई लोगों ने कहा कि अपने शो में जरूर इस बात को उठाएं। कुछ ये कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोगों की जब डेथ हो रही है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हॉस्पिटल की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मरीज को कोरोना डिक्लेयर कर दें तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। ये काफी जगहों से बात आ रही है, यानी ये बॉडी जो है हमें दे दें और 2 लाख रुपए लें और घर जाएं। फरमाइए। मुझे मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं जाफर, ये जो डॉक्टरी का जो पेशा है ना, इससे मुकद्दस पेशा नहीं हो सकता। और मैं अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे और मेरे वालिद का मैं जितना शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया कि मैं ऐसे पेशे से मुंसलिक हूँ कि जिसमें सबसे ज्यादा ईमानदारी को परखा जाएगा। आप अपनी खुद जवाबदेह हैं दुनिया में। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें मैंने नहीं सुनी और ना ही कोई ऐसा कर सकता हो। जितना भी कोई ऐसा हो कि जी 2 लाख रुपए ले और ये कर दे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो बल्कि ये सुन रहा हूँ कि जितनी भी बातें ये डॉक्टर हजरात कर रहे हैं, ये अस्पताल मत जाना क्योंकि अस्पताल जाओगे तो फिर वहां पर इसको आपको कोरोना में डाल देंगे। ये डॉक्टर हजरात जो है ये पैसे ले रहे हैं, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जाफर, ये आगे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लोग घर से बाहर अस्पताल नहीं जा रहे हैं, घर पे मरने को तरजीह दे रहे हैं, रोड पे मर रहे हैं। और ये आगे आप देखिएगा, अल्लाह ना करे, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी खदशात का इजहार कर रहे हैं,
हम समझते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे खर्चात। ये आपसे एक सवाल आफ्ताब साहब भी करेंगे, आफ्ताब साहब एक सवाल आपसे करेंगे जी, एक मिनट जी। आफ्ताब साहब, अगर ये चीज सेटल नहीं होती है आगे चल के बहुत ज्यादा हमें नुकसान नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही मुकद्दस पेशा है। मेरी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, मेरे ससुर भी डॉक्टर थे, सब काफ़ी है। और इसमें भी हकीकत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे किस किस्म के ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक दूसरा ये कि इस कोरोना के बाद ओपीडीज बंद हो गई, आम सर्जरीज बंद हो गई। मेरे अपने सर्वाइवल का इशू है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा डर के मारे कि वहाँ इन्फेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं, लोग जा नहीं रहे हॉस्पिटल डर के। थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनके लिए ब्लड की शॉर्टेज हो गई, जो रूटीन की सर्जरीज होती थी वो सब रुक गई हैं। हॉस्पिटल इस वक्त लॉसेस में जा चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जी। वो कैसे रिकवर करेंगे? इमरजेंसी की सूरत हाल डिफरेंट हो गई है, क्योंकि वैसे ही हमारा हेल्थ का जो सिस्टम था वो बहुत खराब था पूरे पाकिस्तान का, और पिछले 30-40 सालों में कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ। और इस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि जो अस्पताल गया वो समझो गया। सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज्यादा जो गूंज रही है, बहुत सारे वाकयात हुए हैं, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि डॉक्टर ने इंटेंशनली किया। कोई स्टाफ भी होता है जो बातचीत हो जाती है, तो कंसर्न ये है कि आम जो पेशेंट थे यानी एक आवाम के लिए बात बता दें कि क्या किसी को जबरदस्ती पॉजिटिव जो है वो किया जा रहा है। मतलब ये भी बड़े रूमर्स हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा इस पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए आफ्ताब भाई का जो 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 जिक्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहा है मैंने कि कोरोना के आने से पहले हमारे पास क्या वो जो दिल की बीमारियां हैं, जो बच्चों की बीमारियां हैं या दूसरी बीमारियां हैं, वो कहाँ है? वो क्या हमारे पास सेहत का निजाम बहुत जबरदस्त था, सब ठीक हो गया था? वो बेचारे परेशान है। अब इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आफ्ताब भाई, कि बहुत सारे लोग जो है वो डरे हुए हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे पास पेट का दर्द है, अब्बा को पेट के दर्द के लिए लेके जाएंगे, वहां पर ये कहा जाता है कि जी कोरोना का टेस्ट पर करा के लाए, तो एक ये इश्यू होता है, या खुदा ना खासा इनको रिस्पेक्ट किया जाए। तो लोग जो है, डॉक्टर हजरात का क्या इश्यू है कि डॉक्टर हजरात का प्रॉब्लम क्या है कि उनको पीपीई मुहैया नहीं है शुरू से। अब आपको एक बात बताऊं कि जितने भी डॉक्टर्स, अभी 23 डॉक्टर इंतकाल कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें शायद 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि कोरोना के मरीज चेक कर रहे थे। बाकी उसमें ईएनटी के मेरे शोबे के डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट थी, फिजिशियन थे, जीपीस, ये डिफरेंट डॉक्टर थे जो कि कैजुअलिटी में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर हजरात जा ही नहीं रहे कि जी हमारे साथ। दूसरी अब प्रॉब्लम एक और शुरू हो गई है कि यहाँ डॉक्टरों के साथ मारामारी शुरू हो गई है। मतलब लोग लेके आते हैं, ये भी मिथ हुकूमत को खत्म करना है कि जी डॉक्टर वो बॉडी जो है अवाम को दी नहीं जाती, जिससे अवाम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते और वहां लड़ाई झगड़े मार कुटाई शुरू हो जाती है, अस्पताल को तोड़ा जाता है। यही यहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, पिशावर में हुआ। यानी अगर डॉक्टर के पास पीपीज नहीं, यानी पूरा ड्रेस नहीं है, तो मरीज चाहे वो किसी और मर्ज की वजह से आए, उसे ऑपरेशन करवा रहा हो, तो उसे कहा जाता है पहले जो है वो कोरोना टेस्ट करवाओ। शुरू में तो बिल्कुल पीपीज की कुछ शॉर्टेज थी, मगर इस वक्त पीपीज तो वाफर मिकदार में, पीपीज इस वक्त वाफर मिकदार में है। पीपीज जो है, पीपीज उसकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, वो है, मौजूद है, तमाम डॉक्टर्स के लिए मौजूद है। आप समझते हैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में? देखिए ये कंटिन्यूअस सप्लाई का मामला है, ये उसूल से एक दफा पहनकर इसको जी बिल्कुल सही बात है। मैंने खुद जाके SIU टीम हमने प्रोवाइड की, जिन्ना हॉस्पिटल में की, कोतियाना में की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। वेरी क्विक आफ्ताब साहब ये फरमाएं, जो आज स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट जारी की है और फाइनेंशियल जो क्राइसिस एक बहुत बड़ा मौजूद है, एक बहुत चैलेंज के अंदर है, खासतौर पर बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने लोन लेके 3% पे जो मिल रहा है उन्होंने सर्वाइव किसी ना किसी तरह से किया है, लेकिन जो छोटी कंपनीज है, SME हैं, जिन पे पूरे बाशरा खड़ा हुआ है, वो जो है आधी तकरीबन आधी जो बंद हो चुकी हैं या बंद होने पर है। ये तो आपने खुद जवाब दे दिया। पिछले 26 फरवरी से जो डिस्कशन हो रही है, लॉकडाउन लॉकडाउन और लॉकडाउन, सिंध गवर्नमेंट के जो स्टांस था, SMEs क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या करेगा, ताजिर तबका क्या करेगा,
सिंध गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 ट्रिलियन का 1200 अरब रुपए का, जो कि $8 बिलियन बनते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रिलीफ है उन इदारों को जिनके एम्प्लॉयज़ को वो नहीं निकालते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के थ्रू 2.5 साल के लिए वो लोन दे रही है और 3% के ऊपर, तो ये बड़ा रिलीफ है। इसी तरह एसएमईज के लिए भी कुछ रिलीफ मिला है जो 50 लाख तक के और इसी तरह 1 करोड़ तक का जिनका बिजनेस है। फिर वॉबा ने रिलीफ दिया, इलेक्ट्रिक में दिया, गैस में दिया। मेरा सवाल तो यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या दिया है, कितना रिलीफ दिया? गवर्नमेंट ने जो है ना वो लिख के भेजा था गवर्नर साहब को कि भाई आपके जो कराची इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं उनमें जो माफ होनी चाहिए आता वो दिया। क्या एक्साइज में दिया उन्होंने, पानी के टैंकर को माफ किया, पानी का बिल माफ किया, पानी को वाफर मिकदार में कराची शहर को दिया, सेल टैक्स में कुछ कमी की उन्होंने, सिवाय डिमांड के और कॉन्फ्लिक्ट के इन्होंने जो सिर्फ 3,000 के बिल तक की बात है, इस तक बात नहीं है, लोगों के एवरेज बिल करके, क्योंकि विजिट नहीं कर रही है टीमें, तो इस वक्त बहुत ज्यादा बिल्स आ रहे हैं। वो भी ज्यादा, मैं यहाँ बैठ के इलेक्ट्रिक को बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक ने ज्यादा की थी उनको। जब फैक्ट्रीज बंद है, सब कुछ बंद है, तो फिर कैसे जो एवरेज बिल आप दे रहे हैं, इसी तरह पानी के बिल भी जो है कम से कम आप ये सहूलत तो दें आवाम को कि ये जो सारे बिल्स, मुख्तलिफ तरह के जो बिल्स आ रहे हैं, चाहे गैस के बिल हो, उसके अंदर सहूलत मिलनी चाहिए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो तशरीफ लाए। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको ऑनलाइन ही ले सकें, आपको जहमत ना दें। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। सवाल है पाकिस्तान का।